जी। उपरोक्त संघीय ढांचे के अलावा ऊपर में जितना भी हम लोग को संघीय ढांचा देखा उसके अलावा भी भारतीय संविधान की बहुत सारी विशेषताएं हैं जो कि मतलब एकात्मक है। ठीक है, एकात्मक विशेषताएं गैर संघीय व्यवस्था होगी। ठीक है, जब भी हम एकात्मक शब्द का प्रयोग करेंगे तो सीधे गैर संघीय की बात होगी। एकात्मक विशेषता कौन सी विशेषता होगी? गैर संघीय विशेषताएं होगी। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे, हमने बोला था से संघीय व्यवस्था में, ठीक है, केंद्र जो होता है राज्य का समकक्ष होता है। ठीक है, कमतर नहीं होता है। लेकिन भारतीय संविधान ने संघीय व्यवस्था को तो अपनाया, लेकिन जो संघीय व्यवस्था जो अमेरिका में जो है उस तरह की व्यवस्था को हमने नहीं अपनाया। ठीक है, संघीय व्यवस्था अमेरिका वाला संघीय व्यवस्था को हमने नहीं अपनाया। अगर अमेरिका वाला संघीय व्यवस्था को अपनाते तो संविधान की एकात्मक स्वरूप बहुत ही कम आपको देखने को मिलता, राज्यों के पास अधिक शक्ति होती। ठीक है, लेकिन हमारे संघात्मक व्यवस्था, हमने कुछ मॉडल को कनाडा से उठाकर अपने संविधान में डाला, जिसकी वजह से हमारा केंद्र की बात करेंगे, हमारा केंद्र मतलब कैसा हो गया? तो सशक्त हो गया। कैसा केंद्र हो गया हमारा? तो हमारा केंद्र की बात करेंगे तो केंद्र हमारा कैसा हो गया? सशक्त हो गया। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, तो शक्तियों का विभाजन केंद्र के पक्ष में है। शक्तियों का विभाजन तो हुआ है, लेकिन शक्तियों का विभाजन किसके पक्ष में है? केंद्र के पक्ष में, जो कि संघीय दृष्टिकोण से काफी विरुद्ध है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। बिल्कुल, प्रथमतः केंद्रीय सूची में राज्य के मुकाबले ज्यादा विषय है। केंद्रीय सूची में आप विषय देखो तो ज्यादा सब्जेक्ट दिया हुआ है। दूसरा, केंद्रीय सूची में ज्यादा महत्वपूर्ण विषय शामिल है। तीसरा, संवर्ती सूची में केंद्र को ऊपर रखा गया है, मतलब कहा गया संविधान में से, अगर माइक माइक बंद कीजिए। ठीक है, संवर्ती सूची के विषय पे अगर कानून बनेगा, कानून बनाने का अधिकार राज्य के पास भी होगा, केंद्र के पास भी होगा। अब फिर एक बात कह दिया, अगर दोनों कानून अगर बना दे तो वैसे करने में दोनों कानून जब आपस में टकराएगा तो केंद्र के कानून को वरीयता दी जाएगी। तो ऐसे कंडीशन में एक तो केंद्र को ज्यादा सब्जेक्ट, पहले संघ सूची में ज्यादा सब्जेक्ट को रखा, महत्वपूर्ण सब्जेक्ट को रखा, केंद्र को यहाँ पे सशक्त बना दिया। और दूसरा, समवर्ती सूची के विषय में भी ये इस तरह के प्रस्ताव को रखा से कानून दोनों बनाएंगे, लेकिन अगर दोनों कानून बनता है तो टकराव की स्थिति में केंद्र जो कानून बनाएगा उसको प्रमुख माना गया। तो ऐसे कंडीशन में केंद्र को सशक्त बना दिया गया। अतः अवशेषीय शक्तियों में ही केंद्र प्रमुख है, जबकि अमेरिका में राज्यों में निहित है। इस तरह संविधान केंद्र को सशक्त बनाता। मैंने बोला था अमेरिका में जो होता है शक्ति जो था राज्य के से मतलब केंद्र के पास जाता है। और जो भी अवशेषीय शक्ति जो होता है, अवशिष्ट शक्ति मतलब अवशिष्ट शक्ति या वैसी शक्ति जो किसी को नहीं मिला, वो शक्ति भारत में केंद्र के पास है। जबकि अमेरिका में अवशिष्ट शक्ति किसे मिलती है? तो अमेरिका में अवशिष्ट शक्ति राज्यों को मिलती है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा केंद्र जो है क्या है? सशक्त। हमने बोला राज्य जो है अनश्वर नहीं है। अनश्वर, अनश्वर मैंने शुरू में ही लिखा था से हमारा संघीय शासन व्यवस्था में क्या होता है? अमेरिका का संघीय शासन व्यवस्था की बात करेंगे तो केंद्र, केंद्र, ठीक है, अनेश्वर है। ठीक है, और राज्य भी अनश्वर है। ठीक है, मतलब ना तो केंद्र का विनाश हो सकता है, ना तो राज्यों का विनाश हो सकता है। केंद्र किसी भी परिस्थिति में राज्य का विनाश नहीं कर सकता है, मतलब राज्य का नाम तक भी परिवर्तन नहीं कर सकता जब तक राज्य ऐसा न चाहे। ठीक है, जबकि भारत के संविधान के हिसाब से हमने संघीय व्यवस्था को अपनाया तो, लेकिन यहाँ पे हमारा राज्य जो अनश्वर नहीं है। मतलब राज्य का विनाश हो सकता है लेकिन संघ अनश्वर है। मतलब कहते हैं ना, भारत जो है, संघ जो हमारा क्या अनश्वर है, मतलब संघ हमारा जो है अनश्वर है, कभी भी इसका नाश नहीं हो सकता है। जबकि राज्यों का नाश हो सकता है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। समझ रहे हैं ना? अन्य संघों के विपरीत भारत में राज्यों का क्षेत्रीय एकता का अधिकार नहीं है। संसद एक तरफा कार्यवाही के दौरान उनके क्षेत्र, सीमाओं या राज्यों के नामों में परिवर्तन कर सकती है। अर्थात इसके लिए साधारण बहुमत की जरूरत होती है, न कि विशेष बहुमत की। ध्यान रखेंगे। और साधारण बहुमत की कर सकते हैं, बहुत करना आसान है। ठीक है, और साधारण बहुमत जब भी आएगा, ठीक है, ध्यान, साधारण बहुमत जब भी आएगा तो ऐसे कंडीशन में राज्यों से मतलब राज्यों का सीमा परिवर्तन करना है, तो इसके लिए मतलब हम क्या कह सकते हैं, राज्य से किसी भी प्रकार का मतलब सलाह लेने की आवश्यकता नहीं है। इसी तरह संघ के बारे में बात करें, भारतीय संघ जो अनश्वर राज्यों का अनश्वर नश्वर राज्यों का नश्वर संघ है। मतलब भारतीय संविधान की बात करेंगे तो हमारे केंद्र को कैसा बनाता है? केंद्र हमारा अविनाशी है, मतलब विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ क्या बोलते हैं? विनाशी। ठीक है, राज्यों का अविनाशी संघ। और राज्य का विनाश तो हो सकता है लेकिन संघ कभी नहीं होगा। जबकि अमेरिका का, वहां पर भी फेडरल सिस्टम है, संघात्मक प्रणाली वहां पर भी है। तो वहां पे क्या है?
विनाशी अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ, वहाँ पे संघ भी अविनाशी, राज्य भी अविनाशी। उसके बाद वहां पे हम देखते हैं अमेरिका, मैंने बोला था डुअल संविधान है, और वहां पे प्रत्येक राज्य का अपना अपना संविधान है, उसके बाद केंद्र का भी संविधान है। भारत में क्या एकल संविधान है, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन। सामान्यतः एक संघ में राज्यों और केंद्र को हटाकर अपना संविधान बनाने का अधिकार होता है। एक संघ में राज्यों को केंद्र से हटकर अपना संविधान बनाने का अधिकार होता है, जैसा कि यूएसए में है। लेकिन भारत में ऐसी सुविधा नहीं है। भारत में इसे इतर राज्यों की ऐसी कोई शक्ति नहीं दी गई है। आपने देखा होगा जम्मू कश्मीर के अपना संविधान हुआ करता था, कितना विवाद हुआ, सरकार ने 370 हटा भी दी। भारतीय संविधान में सिर्फ केंद्र का ही नहीं, राज्यों का भी संविधान है, ठीक है। भारतीय संविधान, भारत का संविधान का विस्तृत होने का एक कारण ये भी है, हमारा एकल संविधान है जहाँ पे केंद्र में राज्यों का संविधान एक साथ है। राज्य एवं केंद्र दोनों इस ढांचे का पालन अनिवार्य है। सिर्फ जम्मू कश्मीर एक अपवाद था जिसका अपना राज्य पृथक संविधान था, ठीक है, उसे भी अब हटा दिया गया। उसके बाद आप देखेंगे, हम बोलते हैं भारतीय संविधान पे जब भी कमेंट करना होता है तो भारतीय संविधान का लचीलापन स्वरूप माना गया है, जबकि अमेरिका का संविधान काफी अधिक सशक्त है, वहां पे संवैधानिक संशोधन करना बहुत कठिन होता है। अब ब्रिटेन के संविधान में संवैधानिक संशोधन करना काफी आसान होता है, जबकि भारत का संविधान जैसे दोनों का बीच का कड़ी के तौर पर काम करता है, फिर भी भारतीय संविधान का लचीलापन कहा जाता है, क्योंकि बहुत सारा बहुमत जो है साधारण या विशेष बहुमत के द्वारा एकल प्रणाली के द्वारा ही संशोधित किया जाता है। बहुत सारा बहुमत, बहुत सारा मतलब संविधान संशोधन साधारण बहुमत से हो जाते हैं, जैसे राज्यों के नाम में सीमा परिवर्तन करना है, साधारण बहुमत। और साधारण बहुमत क्या होता है, जो उपस्थित है, जो उपस्थित है उनके, जो जितने भी लोग उपस्थित है, ठीक है, उनका मत देने का बहुमत। जैसे मान लीजिए कि इसे एक तो सबसे पहले कोरम चाहिए, बिना कोरम का तो कोई भी मतलब सभा हो ही नहीं सकता है, ठीक है। तो सबसे कोरम पूरा पूरा हो गया, जैसे 55 कोरम चाहिए, तो 55 पूरा हो जाए और उसके बाद आधा से एक अधिक कर देगा तो साधारण बहुमत से कोई भी विधेयक को पास किया जा सकता है। साधारण बहुमत से अगर संशोधन करना है तो अन्य संघीय प्रणालियों की तुलना में भारतीय संविधान में संशोधन प्रक्रिया कम कठोर है। संविधान के एक बड़े हिस्से को संसद द्वारा साधारण या विशेष बहुमत के द्वारा एकल प्रणाली से संशोधन किया जा सकता है। यानी संविधान संशोधन की शक्ति किसके पास है, केवल केंद्र के पास है, राज्यों की इसमें कोई भूमिका नहीं है। अमेरिका में राज्य भी संविधान संशोधन का प्रस्ताव रख सकते हैं, लेकिन भारत में नहीं रख सकता। भारत में राज्यों की संविधान संशोधन प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की कोई भूमिका नहीं रखी गई है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। संविधान संशोधन करना हमारे संसद का है, राज्य विधानसभाओं को संविधान संशोधन करने का कोई भी अधिकार नहीं है, ठीक है। इसीलिए बोलते हैं संविधान का लचीलापन है। राज्य प्रतिनिधित्व में असमानता का अधिकार है, मैंने बोला था। से अमेरिका में एक राज्य है जिसका नाम है न्यूयॉर्क, ठीक है, एक राज्य हो गया। कोई भी राज्य ले लीजिए, छोटा सा राज्य, पेंसिल्वेनिया, ठीक है, राज्य है, क्या नाम है, पेंसिल्वेनिया, ठीक है। ये छोटा राज्य है, लेकिन यहाँ पे राज्यों का प्रतिनिधित्व, ठीक है, उच्च सदन करता है। कहीं भी हमारे यहाँ पे उच्च सदन है, राज्यसभा है जो राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है, चुनाव नहीं होता उसका, ठीक है। अमेरिका में भी सीनेट है। अब अमेरिका बहुत बड़ा राज्य है, अमेरिका का राज्य में न्यूयॉर्क बहुत बड़ा राज्य, लेकिन यहाँ पर सीनेटर की संख्या दो ही होगा। अब पेंसिल्वेनिया से भी दो ही सीनेटर चुनकर आएंगे, लेकिन भारत के संदर्भ में ऐसा नहीं है। राज्य का प्रतिनिधित्व समानता का अभाव है। जहां से बारेंगे, उत्तर प्रदेश से, यूपी से 31 सीट राज्यसभा में आपको देखने को मिलता है। कल साल मैंने लोकसभा का सीट बता दिया था, ठीक है। और कहीं से आपको देखेंगे तो केवल एक ही सीट आपको देखने को मिलेगा। तो राज्यों का प्रतिनिधित्व में काफी अधिक असमानता आपको देखने को मिलता है। तो अब एक तरह से देखोगे तो भारत में राज्यों का प्रतिनिधित्व मुख्यतः राज्यसभा में जो सदस्यों की संख्या जनसंख्या के अनुपात में होती है, जबकि अमेरिका में नहीं है। राज्यों की जनसंख्या के आधार पर राज्यसभा प्रतिनिधित्व दिया गया है। सदस्यता 1 से लेकर 31 तक भिन्न भिन्न हो सकते हैं, अलग अलग राज्यों में अलग अलग हो सकते जनसंख्या के अनुपात में, जबकि अमेरिका में राज्यों को प्रतिनिधित्व के सिद्धांत के उच्च सदन में पूर्ण रेखा की महत्ता दी गई है। इस तरह अमेरिका में सीनेट की संख्या 100 होते हैं, प्रत्येक राज्य से 2। यह सिद्धांत छोटे राज्यों के लिए सुरक्षा का कवच का समान है। अब बड़ा राज्य तक अपने अपने अधिकार को नहीं ना उसके छोटे राज्यों पे थोप सकता है, अरे मेरे यहाँ तो 31 सदस्य है, अब मिजोरम से एक ही आता है। तो कानून चाहे कुछ भी भूमिका होगी, तो कानून बनाने में राज्यसभा का जहां पे भूमिका होती है, तो उत्तर प्रदेश से जो अधिक सांसद रहेंगे राज्यसभा में, तो हो सकता है पलट सकते हैं, चीजों को अपने पक्ष में कर सकते हैं, क्योंकि उनकी संख्या अधिक है, अपने राज्य के हित में चीजों के कानून को बनवा सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन अमेरिका में कोई चाहे, न्यूयॉर्क राज्य चाहे अपनी चीज में फेवर को कर ले, नहीं कर सकता, क्योंकि तुम्हारे पास भी 2 सीनेटर है और छोटा राज्य उसके पास भी 2 सीनेटर है, तो यहाँ पे काफी अधिक समानता हो जाती है।
जबकि भारत में ऐसा नहीं है, ठीक है। बड़ा राज्य, वहां से सांसदों की संख्या अधिक राज्यसभा में, छोटा राज्य सांसदों की संख्या बहुत कम। आपातकालीन उपबंध की बात करेंगे। अब राज्य इसमें से भी नहीं मांग रहा है तो राज्य के ऊपर और भी पेंच बैठाना है, उनके ऊपर पकड़ बना के लगाना था। हमारे संविधान में केंद्र को एक टोंटा पकड़ा दिया जिसको 356 कहते हैं। 356 भी है, 365 भी है, ठीक है। तो संविधान में तीन तरह की आपातकाल व्यवस्था निर्धारित की गई है। राष्ट्रीय, राज्य एवं वित्त। आपातकाल के दौरान केंद्र के पास सभी शक्ति आ जाती है, राज्य केंद्र के पूर्ण नियंत्रण में आ जाता है ऐसे कंडीशन में। यह बिना किसी संविधान संशोधन के संघीय ढांचे को एकल ढांचे में बदल देता है। अब यहाँ पे देखिए, किसी प्रकार के संविधान संशोधन करने की नहीं पड़ती आवश्यकता, लेकिन हमारा संविधान संघीय है, लेकिन जब भी इमरजेंसी लगेगा क्या होगा, संविधान का स्वरूप संघीय से बदलकर कैसा हो जाएगा, एकल हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, संविधान का स्वरूप कैसा हो जाएगा, एकल हो जाएगा। सरकार का स्वरूप संघात्मक से बदलकर कैसा हो जाएगा, एकात्मक हो जाएगा। और ऐसी व्यवस्था अन्य किसी संघ में नहीं पाई जाती है। अमेरिका के संघ में बिल्कुल नहीं ऐसी व्यवस्था पाई जाती है। सर ये अमेरिका में इमरजेंसी कब लगता है बता दे रहा हूं, अमेरिका में इमरजेंसी कब लगता है पता है आपको, युद्ध के समय लगता है, ठीक है। और वो भी घोषणा कौन करता है पता है आपको, ये भी जान के आपको बहुत अजीब लगेगा, घोषणा करता है वहां का, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट करता है। इमरजेंसी की घोषणा कौन कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट कर रहा है। भारत में इमरजेंसी की घोषणा का निर्णय कौन ले रहा है, मंत्रिमंडल ले रहा है, ठीक है। मंत्रिमंडल के कहने पे राष्ट्रपति मतलब इमरजेंसी की घोषणा करते हैं। अमेरिका में कौन करता है, सुप्रीम कोर्ट करता है। और न्यायपालिका ऐसा डिसीजन कभी भी नहीं जल्दी लेगा क्योंकि लोगों के मतलब विपक्ष में हो। इसलिए जब इमरजेंसी का प्रावधान लाना पड़ा हमको, तो सारा 60 देशों के संविधान के अध्ययन किए। अमेरिका में नहीं मिला, ब्रिटेन में नहीं मिला, कनाडा में नहीं मिला, रसिया में नहीं मिला, सभी जगह पे नहीं मिला। हम ढूंढ ढांड के कहाँ पहुंच गए, जर्मनी पहुंचे। जर्मनी से जाके इमरजेंसी का प्रावधान हम लोगों ने लेकर आया, ठीक है। बताइए क्या मौलिक अधिकारों पर निलंबन लगता है जो है वो जर्मनी से लिया गया है। क्या बता रहे हैं बताइए, आपातकालीन प्रावधान। सर ये थोड़ा सा राष्ट्रीय आपातकालीन उपबंध में राष्ट्रीय, राज्य और वित्त वाला थोड़ा सा समझा दीजिए। देखिए, हमारे संविधान में तीन तरह के आपातकालीन उपबंध दिया गया है, ठीक है। एक होता है राष्ट्रीय आपात, जो कि 352 में है। जब राष्ट्रीय आपात 352 में लगेगा तो ऐसे कंडीशन में राज्यों के सारे अधिकार धरे के धरे रह जाते हैं। सरकार का स्वरूप संघीय होता है जिसमें केंद्र एवं राज्य आपस में शक्ति का बंटवारा करते हैं। देखिए 352 जैसा ही लगेगा, ठीक है, राज्य की, ठीक है, सारा शक्ति छीन हो जाती है और सारा शक्ति केंद्र के पास आ जाता है, ठीक है, 352 लगता है तो। और ऐसे कंडीशन में केंद्र का स्वरूप जो होता है, मतलब भारत का सरकार का स्वरूप जो होता है, संघीय से बदलकर एकल या फिर एकात्मक हो जाता है। 352 इसको नेशनल इमरजेंसी कहते हैं। अब किन परिस्थिति में लग सकता है, तो परिस्थिति आगे के चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। वैसे युद्ध होगा, युद्ध अगर हो जाए बाहरी किसी देश से, तो सशस्त्र विद्रोह हो जाए, ठीक है, इन सब परिस्थिति में 352 लगाया जा सकता है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। और एक होता है आपका 356 होता है। और 356 जो होता है इसको राष्ट्रपति शासन कहते हैं, जो कि राज्यों के ऊपर लगता है। मतलब राज्य अगर संविधान के अनुसार अपने शासन व्यवस्था को नहीं चला रही है तो वहां का राज्यपाल जो है, ठीक है, 356 लगाने के लिए अनुरोध कर सकती है, ठीक है। जैसे अभी पश्चिम बंगाल के संदेश खली में यहाँ पे देख रहे हैं, तो वहाँ पे एकदम माहौल बहुत खराब है। तो वहां के राष्ट्रपति, अगर वहां के राज्यपाल अगर चाहे तो राष्ट्रपति से कह सकती है से यहाँ पे संवैधानिक तंत्र की विफलता हो गई है, संवैधानिक तंत्र सही ढंग से नहीं चल रहा है, अराजकता का माहौल है, ठीक है। ऐसे कंडीशन 356 लगाया जाएगा। 356 लगाया जाएगा तो वहां पे सारा कुछ जो होगा राष्ट्रपति के अधीन आ जाएगा। राष्ट्रपति वहां का सारा शासन प्रणाली को अपने अंदर ले लेंगे और राष्ट्रपति के बिहाफ पे वहां पे शासन कौन करेगा, राज्यपाल करेगा, ठीक है। प्रशासनिक शक्तियां वगैरह सब कुछ मतलब राज्य की समाप्त हो जाती है ऐसे कंडीशन में, ठीक है। और एक होता है 360 होता है, कभी लगता नहीं है लेकिन वो वित्तीय आपात से संबंधित है। ऐसे कंडीशन में जब वित्तीय आपात सब लगेगा तो सेंटर के पास, केंद्र के पास अधिकार हो जाता है से राज्य को बहुत सारे फंड वगैरह जो मिलता है, जिसे बंटवारा करते हैं ना, कर का बंटवारा राज्यों के बीच में होता है ना, वित्त आयोग इसीलिए ना बना है। वैसे कंडीशन में अगर किसी राज्य को, जैसे किसी राज्य के 5 रुपया मिल रहा है, सपोज डेट अगर बात कर रहा है, तो जैसे 360 लगे थे, राज्यों को बोलेंगे अब तुमको 5 रुपया नहीं मिलेगा, अब तुमको 2 रुपया मिलेगा, या फिर नहीं देंगे अभी तुमको, ठीक है। इस तरह के राज्य के कर्मचारियों को सैलरी में भी कट करने के लिए राज्यपाल ऐसे आदेश दे सकता है, तो सैलरी में कट करो, तो ये सारे परिस्थिति हो सकता है। तो ऐसे कंडीशन में आपातकालीन उपबंध के दौरान राज्य के ऊपर केंद्र की बॉसगिरी चलती है। तो ये संघीय स्वरूप का एग्जाम्पल नहीं है। हमने क्या बोला, संघीय स्वरूप में सरकार का संघीय स्वरूप में केंद्र का समकक्ष होना चाहिए राज्य, ठीक है।
केंद्र यहाँ पे गार्जियन की तरह काम करने लगता है, बॉस की तरह काम करने लगता है। और संघीय स्वरूप का एग्जाम्पल नहीं, संघीय स्वरूप कहने का मतलब है बराबर बराबर। ठीक है, अगर 10 रुपया अगर हो रहा है आमदनी तो 5 रुपया तुम्हारा, 5 रुपया मेरा। ठीक है, अगर शक्ति है तो शक्ति तुम्हारे पास भी, शक्ति मेरे पास भी। ठीक है, तुम्हारे ऊपर मेरी बॉसगिरी नहीं चलेगी इस तरह का। लेकिन जब राष्ट्रीय आपातकाल जब लगेगा, या फिर कोई भी आपातकालीन उपबंध किसी भी तरह का चीज लगेगा, तो ऐसे कंडीशन में केंद्र मजबूत होता है, राज्य क्या होता है, राज्य कमजोर हो जाता है। ठीक है, तो हमारा संवैधानिक ढांचा ऐसा है। जिसके सिंगल सिटीजनशिप, तो संघीय स्वरूप में सिंगल सिटीजनशिप नहीं है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। हम अमेरिका में देखेंगे तो, अमेरिका में देखेंगे तो एक राज्यों का अपना सिटीजन होता है, साथ में अमेरिका का भी नागरिक होता है, डुअल सिटीजनशिप है। दोहरी व्यवस्था के बावजूद भारत का संविधान, हमारे यहाँ दोहरी व्यवस्था है ना, मतलब राज्य के पास भी हमने पावर को बांटा है, केंद्र के पास अपना पावर, राज्य के पास अपनी शक्ति। दोहरी व्यवस्था के बावजूद संविधान कनाडा की तरह एकल नागरिकता व्यवस्था को अपनाता है, जहां केवल भारतीय नागरिकता है, कोई अन्य पृथक राज्य की नागरिकता नहीं है। अन्य संघीय व्यवस्था वाले जैसे अमेरिका, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया में दोहरी नागरिकता आपको देखने को मिलती है। तो आप कभी कभी तो सिंगल प्रश्न रहता है किस देश में दोहरी नागरिकता पाई जाती है, तो सीधा आप लोग अमेरिका मार के आते हैं। लेकिन ध्यान रखिए, स्विट्जरलैंड में, ऑस्ट्रेलिया में, इन सभी जगह पे दोहरी नागरिकता आपको देखने को मिलती है, जहाँ पे राष्ट्रीय एवं राज्य की नागरिकता होती है। राष्ट्रीय का मतलब केंद्र हो गया, राज्य का मतलब राज्य ही। ठीक है, तो नागरिकता का प्रावधान होता है, जिससे नागरिक के पास अधिक अधिकार होते हैं। ठीक है, लेकिन भारत में नागरिकता क्या सिंगल है। ये भी मतलब एक तरह से देखेंगे तो संघीय होने के बावजूद भी एकात्मक और एकल स्वरूप हमारे संविधान में शासन प्रणाली का देखने का आपको मिलता है। ठीक है, जैसा अमेरिका में नहीं है। उसके एकीकृत न्यायपालिका, हमने अमेरिका के बारे में बोला था सर, न्यायपालिका वहां पे स्वतंत्र होता है, राज्यों का अपना न्यायपालिका है। केंद्र में सुप्रीम कोर्ट है, लेकिन राज्यों के न्यायपालिका पे केंद्र का किसी भी प्रकार का दखल अंदाजी नहीं है। लेकिन भारत की न्यायपालिका कैसी है, एकीकृत और एकहरी है। क्या है, सबसे पहले एकीकृत है, और दूसरी बात की बात करेंगे तो एकहरी है। ठीक है, तो एकीकृत और एकहरी नगर पालिका आपको, सॉरी नगर पालिका बोल रहा हूँ, न्यायपालिका आपको भारत में देखने को मिलती है। जबकि अमेरिका में, अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट से राज्य की न्यायपालिका को कोई लेना देना नहीं, राज्य का उच्च न्यायालय। हमारे यहाँ भी राज्य का उच्च न्यायालय होता है, हर राज्य में लगभग अपना उच्च न्यायालय है, देश में सुप्रीम कोर्ट है। लेकिन देश के सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों को राज्य पलट नहीं सकती है। ठीक है, इसीलिए हमारा राज्य की न्यायपालिका एकीघरी है, या फिर क्या बोलते हैं उसको, एकात्मक है। ठीक है, भारतीय संविधान का सबसे ऊपर उच्चतम न्यायालय के साथ साथ एकात्मक न्यायपालिका की स्थापना की गई है, और इसके अधीन राज्य उच्च न्यायालय होते हैं। न्यायालयों में एकल व्यवस्था केंद्र एवं राज्य कानूनों दोनों पे लागू होती है। दूसरी ओर अमेरिका में न्यायालयों की दूसरी दोहरी व्यवस्था है। संघीय कानून संघीय कार्यपालिका, राज्य कानून राज्य कार्यपालिका द्वारा लागू किए जाते हैं। संघीय कानून के लिए संघीय न्यायपालिका है, और राज्य कानून के लिए राज्य न्यायपालिका है। ठीक है, तो न्यायपालिका की दोहरी व्यवस्था अमेरिका में, हमारे यहाँ कैसी है, एकहरी है, एकीकृत है। अगर न्यायपालिका ने आज कोई फैसला दे दिया तो पूरे देश भर में लागू होगा, समझ रहे हैं ना। अगर न्यायपालिका ने किसी संदर्भ में, सुप्रीम कोर्ट ने आज फैसला दिया, तो ऐसा नहीं से बिहार में लागू होगा, उत्तर प्रदेश में नहीं लागू होगा। लेकिन अमेरिका में अगर कोई फैसला अगर दिया सुप्रीम कोर्ट ने, ठीक है, तो संघीय न्यायपालिका के द्वारा दिए गए वो संघीय कानून बनेगा। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। लेकिन वहां पे हो सकता है पेंसिल्वेनिया राज्य अपने लोगों के लिए अलग से कानून की कुछ बना दे, न्यूयॉर्क के कुछ अलग से कानून बना दे, तो राज्य न्यायपालिका के द्वारा जो फैसला दिए जाएंगे उन्हें राज्यों में लागू होगा। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट, उत्तर प्रदेश तो नहीं कहते, क्या बोलते हैं उसको, इलाहाबाद हाई कोर्ट, कोई ऐसा फैसला नहीं दे सकती है जो कि सुप्रीम कोर्ट के फैसला से अलग हो। ठीक है, ध्यान में इसको रखेंगे। तो हमारे यहाँ न्यायपालिका एकीकृत और एकहरी है, जबकि अमेरिका में ऐसा नहीं है, वहां पे राज्य के लिए अलग न्यायपालिका है और केंद्र के लिए अलग संघीय न्यायपालिका अलग है। ठीक है, अखिल भारतीय सेवाएं, अखिल भारतीय सेवा की बात करें 312 में है, अनुच्छेद 312 में अखिल भारतीय सेवा 3 तरह के सेवा होते हैं। ठीक है, एक होता है आईएएस होता है, ठीक है, एक होता है आईपीएस होता है, एक होता है आईएफएस होता है। यहाँ पे आईएफएस का मतलब इंडियन फॉरेस्ट सर्विस है। ठीक है, ये 3 हमारे अखिल भारतीय सेवा है। इसमें केंद्र के पास अधिकार दिया गया आईएफएस सेवा। ठीक है, ये आईएफएस हो गया, या फिर आईपीएस हो गया, आईएएस हो गया, या अखिल भारतीय सेवा है, ऑल इंडिया सर्विस है। ठीक है, सॉरी ऑल इंडिया बोलते हैं, नहीं ऑल इंडिया नहीं बोलते हैं, याद नहीं आ रहा। ठीक है, अखिल जो भी हो। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। ये सर्विस कहाँ जाके करेंगे, आईएएस अगर कोई बनता है तो कहाँ जाके सर्विस करता है,
स्टेट में सर्व करता है, किसी राज्य का स्टेट मिलता है ना, बोलता है कौन सा मतलब तुमको वो मिला। ठीक है, स्टेट मिलता है। आईपीएस को भी स्टेट में जाके सर्व करता है। आईएफएस की बात करेंगे, ये भी कहीं पे जाके मेनली किसी राज्य में ही जाके सर्व करेगा। तो ऐसे कंडीशन में राज्यों को अधिकार होना चाहिए कि भाई हम अपना आईएएस अपना आईपीएस ये सब चुने। लेकिन अब कैडर जो मिलता है केंद्र के द्वारा जारी किया जाता है, जैसे आपको राजस्थान कैडर मिला, आपको बिहार कैडर मिला। तो ऐसे कंडीशन में अखिल भारतीय सेवाओं में अगर बात करेंगे तो यहाँ पे केवल केंद्र के द्वारा है, लेकिन अमेरिका में अलग है। अमेरिका में संघीय सरकार में राज्य सरकारों की अपनी लोक सेवाएं हैं। संघीय सरकार एवं राज्य सरकारों की अपनी लोक सेवाएं है। भारत में केंद्र एवं राज्यों में पृथक लोक सेवाएं है, लेकिन इसके अतिरिक्त अखिल भारतीय सेवाएं। भारत में भी केंद्र एवं राज्यों की पृथक लोक सेवाएं हैं। हमारे यहाँ केंद्र में लोक सेवा आयोग है ना, ठीक है। राज्य में भी बीपीएससी क्या है, बीपीएससी तो मतलब लोकसभा आयोग ही है बिहार के लिए। यूपीपीसीएस क्या है, लोक सेवा आयोग ही तो है। लेकिन इसके अलावा भी अखिल भारतीय सेवा है, जिसमें आईएएस आते हैं, आईपीएस आते हैं और आईएफएस आते हैं, जो कि केंद्र में राज्य दोनों के लिए होते हैं। केंद्र द्वारा इन सेवाओं के सदस्यों का चयन किया जाता है एवं उनके प्रशिक्षण दिया जाता है। आप देखें आईएएस आईपीएस आईएफएस का एग्जाम कौन लेता है, लोक सेवा आयोग लेता है। राज्य लोक सेवा आयोग तो नहीं बोल सकता नहीं हम आईएएस आईपीएस अपना अलग अलग बनाएंगे, नहीं बना सकता है। तो केंद्र जो उसका परीक्षा लेता है, उनका चयन करता है, उनको प्रशिक्षण भी देता है। और जब ये सर्विस करने के लिए तैयार होते हैं तो इनको स्टेट दे दिया जाता है। तो चलो तुम बिहार कैडर के ऑफिसर बन गए, तुम झारखंड के बन गए, इस तरीके से। और जब ये सर्विस करने जब किसी स्टेट में जाते हैं तो ध्यान आईएएस आईपीएस जो होता है गृह मंत्रालय का अधीन आता है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो इनके ऊपर मतलब क्या होता है, केंद्र का पूर्ण रूपे नियंत्रण होता है। ये सेवाएं संविधान के अंतर्गत संघीय सिद्धांत का उल्लंघन करती है। अब ये सर्विस जाके कर रहे हैं किसी राज्य में, इनके ऊपर नियंत्रण किसका है, केंद्र का है। गृह मंत्रालय का अधीन आता है। केंद्र जब चाहे इनको बुला ले। अभी केंद्र जब चाहता है इनको बुला भी लेता है। अब दिल्ली में बहुत सारे आईएएस आईपीएस नहीं सर्व करना चाहते केंद्र की ओर से, राज्य में ही रहना चाहते। हाल फिलहाल में पश्चिम बंगाल राज्य के साथ विवाद भी हुआ था केंद्र सरकार के, तो मतलब नहीं भेजती है। तो एक कंडीशन होता है आखिरी के आपको 5 साल 10 साल जो भी बचेगा वो अंतिम रूप से सर्विस आपको केंद्र की तरफ से आपको सर्विस देना। इसको डेपोटेशन बोलते हैं, ठीक है। शब्द डेपोटेशन का प्रयोग होता है, डेपोटेशन पे बुलाया जाता है, आइए अपने केंद्र की तरफ सर्विस दीजिए। ठीक है, तो जब चाहे केंद्र सरकार उनको बुला सकती है। पूर्ण रूप में निमंत्रण भी होता है मतलब केंद्र का। तो ये सेवाएं संविधान के अंतर्गत संघीय ढांचा का उल्लंघन कर रहे, राज्यों को इसमें अपना शक्ति नहीं अखिल भारतीय सेवाओं के संदर्भ में। जबकि अमेरिका में संघीय सरकार में राज्य सरकार की अपनी लोकसभाएं होती है। भारत में भी लोकसभाएं अलग है, केंद्र का है राज्य का है, लेकिन साथ में एक अखिल भारतीय सेवा भी है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। आप चलेंगे अब दूसरी बात, इसमें केंद्र के अखिल भारतीय सेवाओं का अधिकार की बात करेंगे तो संसद के पास है, मुख्य रूप से राज्यसभा के पास इसमें बहुत एक तरफा अधिकार है। इसमें राज्यसभा चाहे तो बोल सकता है भाई साहब आज से आईएफएस नहीं रहेगा, 2 ही रहेंगे आईएएस आईपीएस, या फिर कुछ तीसरा भी जोर दे सकता है। कुछ जोर दिया, आईआरएस जोर दिया, कुछ भी जोर दिया, ठीक है। आईआरएस तो ऑलरेडी है, ठीक है। कुछ भी एक चौथा सेवा भी जारी कर सकता है। तो इसमें भी केंद्र के पास पावर है, सबसे घटा बढ़ा सकता है। ठीक है, मुख्यतः राज्यसभा के पास ऐसे अधिकार होते हैं। उसका एकीकृत लेखा जांच मशीनरी। अब अपने लेखा जांच मशीनरी में सीएजी आता है। अब सीएजी के बारे में प्रश्न बनता है तो सीएजी केवल केंद्र के खातों के जांच कर सकता है। क्या ये बात सही है, प्रश्न कई बार पूछा है। तो ये सीएजी जो होता है, क्रैक जो होता है, केवल केंद्र का नहीं राज्यों को भी खाता का जांच करता है। ठीक है, केंद्र के अलावा राज्य का भी। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है। भारत का नियंत्रक एवं लेखा महापरीक्षक न केवल केंद्र बल्कि राज्यों के खातों को भी जांच करता है, लेकिन उसकी नियुक्ति बर्खास्ती बिना राज्यों की सलाह से राष्ट्रपति के द्वारा करती जाती है। अब यहाँ पे जांच करने के क्रम में तो केंद्र और राज्य दोनों का कर रहा है, लेकिन बर्खास्ती करने का अधिकार किसके पास, राष्ट्रपति के पास। इस तरह यह व्यवस्था राज्यों के विपरीत स्वायत्तता पे अंकुश लगाती है। समझ रहे हैं ना, मतलब जैसे राष्ट्रपति का चुनाव ही देख लीजिए। राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा, राज्यसभा, अब विधानसभा का मतलब सदस्य पार्टिसिपेट करते चुनाव लेने के लिए, लेकिन हटाने के प्रक्रिया में विधानसभा के सदस्यों को नहीं शामिल किया जाता। तो ये भी एक तरह से देखेंगे संघीय ढांचा का उल्लंघन ही है। अब मान लीजिए विधानसभा के सदस्य को हटाने का मन नहीं है, वो चाहते हैं राष्ट्रपति बने हुए रहे, इनको इस प्रक्रिया में नहीं शामिल किया जाता है। उसी तरह कैग के संदर्भ में बात करेंगे तो ये नियंत्रक महालेखा परीक्षक जो होते हैं केंद्र के
ही नहीं बल्कि राज्यों के खातों का भी जांच करता है। लेकिन उनको नियुक्ति या बर्खास्तगी का अधिकार बिना राज्यों की सलाह से लिया जाता है, किसी को भी नियुक्त कर दिया। और सबसे बड़ा बुरा चीज तो है, राज्य के ऊपर हम लोग क्या करते हैं, एक वो बना देते हैं, क्या बैठा देते हैं, एक क्या बोलते हैं, क्या होता है जो किसी वार्डन, ठीक है, एक तरह से बैठा देते जो कि राज्यपाल के रूप में। राज्यपाल की क्या भूमिका होती है, केंद्र को सारा रिपोर्ट देना, वो आगे चल के अभी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से, इस तरह यह व्यवस्था राज्यों के वित्तीय स्वतंत्रता पर अंकुश लगाता है। इसके बेटा अमेरिका में नियंत्रक व लेखा महापरीक्षक राज्यों के लेखाओं के संबंध में कोई भूमिका नहीं होती है। नियंत्रक महालेखा परीक्षक है, वो राज्य की लेखा की जांच नहीं करेगा, राज्य इसके लिए स्वतंत्र है, अपना देखेगा वो। क्योंकि भारत में ऐसा नहीं है, सीएजी की बात करेंगे, राज्य का भी करता है, केंद्र का भी करता है। आप बोलोगे सर राज्य का किस प्रकार की जांच करेगा, तो राज्य का कोई संस्था का कर सकता है। कोयला कितना निकला, कितना बिका, नहीं बिकला, इसकी जिम्मेवारी किसकी, स्कैक की। किसी भी जगह माइंस वगैरह में क्या हो रहा नहीं हो रहा, सारा की जिम्मेवारी कौन रखता है, क्या तो सर राज्य का भी जो भी कुछ संस्था वगैरह होगा सबकी जिम्मेवारी क्या ही देखेगी, तो क्या हो रहा नहीं हो रहा है। जबकि अमेरिका में अलग अलग होता है, ऐसा नहीं होता, ठीक है। राज्य सूची के विषय पे प्राधिकार, इन सूची के विषय पर राज्यों को काफी अधिकार दिए जाने के बावजूद केंद्र का सूची के विषय पर अंतिम प्राधिकार बना दिया गया। अब राज्य सूची के विषय में कहा जाता है कि अगर संसद को अगर लगे ये मामले बहुत महत्वपूर्ण है, तो उस मामले पे संसद भी कानून बना सकती है, मेनली राज्यसभा, ठीक है, मुख्यतः राज्यसभा। अब यहाँ पे हमने बोला भाई साहब संघ सूची तो पहले छोड़ दो, उसपे कानून बनाने का अधिकार मतलब राज्य के पास है ही नहीं। समवर्ती सूची के विषय पे दोनों कानून बना सकता है, लेकिन अगर कानून का टकराव हो जाए तो राज्य का कानून वैलिड नहीं होगा, केंद्र का कानून चलेगा। उसके अलावा बेचारा राज्य के लिए कोई राज्य सूची बनता है, लेकिन उस पर भी संविधान को कंडीशन डाल दिया से नहीं 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 सुनो, अगर राष्ट्रीय हित का अगर मामला होगा तो यहाँ पे राज्य सूची के विषय पे भी संसद कानून बना सकता है। संसद का अधिकार है कि राज्य सूची के राष्ट्रीय महत्व के को प्रभावित करने वाले विभिन्न विषयों पर राज्य द्वारा पारित होने के विधान बनाती है। इसका तात्पर्य है कि बिना संविधान संशोधन के संसद की विधायिका संबंधी शक्ति को बढ़ाया जा सकता है। उल्लेखनीय कि ऐसा तब भी किया जा सकता है जब किसी प्रकार का आपातकालीन व्यवस्था न हो। ऐसा तब भी किया जा सकता है जब किसी प्रकार की आपातकालीन व्यवस्था न हो। अब यहाँ पे समझने वाली बात यह है, हमने बोला 3 सूची, संघ, राज्य, संवर्ती। संघ सूची में एकाधिकार किसका, किसका एकाधिकार संघ सूची में, ठीक है, सिंपल है, केंद्र का एकाधिकार। संवर्ती में हमने बताया था, संवर्ती में आप देखोगे संवर्ती सूची के विषय पे केंद्र राज्य दोनों बनाएगा, लेकिन केंद्र और राज्य जब दोनों कानून बना देगा तो केंद्र का कानून वहां पे होगा। और वैसे कंडीशन में आप देखोगे यहाँ पे राज्यसभा, सॉरी राज्य के विषय पे, राज्य के जो विषय जो राष्ट्रीय महत्व के होंगे उस विषय पे भी कौन करेगा, तो कौन कानून बना देगा, चाहे तो केंद्र कानून बना सकता है। और ऐसा नहीं कि इमरजेंसी के दौरान होगा, इमरजेंसी के दौरान तो सभी विषय पे केंद्र कानून बना सकता है राज्य सूची के। इमरजेंसी के दौरान राज्य सूची के सभी विषय पे केंद्र कानून बना सकता है, चाहे राष्ट्रीय हित के हो या ना हो, ठीक है। लेकिन जब साधारण समय भी रहेगा, किसी प्रकार का इमरजेंसी नहीं रहेगा, वैसे समय में भी संसद अगर चाहे, मुख्य रूप से राज्यसभा, तो मतलब क्या बोलते हैं, ठीक है, तो ये राज्य को जो सब्जेक्ट जो दिया गया है, ठीक है, वो सारे मतलब राज्य सूची के सब्जेक्ट पे संसद कानून बना सकती है, समझ रहे हैं। तो ऐसे कंडीशन में देख रहे हैं कितनी शक्तियां केंद्र के पास में भारत में दिया गया। राज्यपाल की नियुक्ति जिसके बारे में बता रहे थे, मान लीजिए हम बोले से चलो आपको पूरा पावर हम फ्री काम करने के लिए देते हैं, आप बहुत खुश हो गए, आप तो जो चाहेंगे सो कर सकते हैं, फ्री है, कोई मेरे ऊपर कोई वो नहीं है, ठीक है। और उसके बाद हम अपना एक आदमी आपके पीछे पीछे लगा देते हैं, तो कैसा लगा, हमेशा मन में धक धक बना रहेगा, सर कुछ गलत करेंगे हटा देगा, कुछ गलत करेंगे हटा देगा। वैसे कंडीशन पे राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है, ठीक है। राज्यपाल राज्य का प्रमुख होता है, ठीक है, ध्यान रखिए, अगर पूछे राज्य का प्रमुख कौन होता है, तो राज्य का प्रमुख राज्यपाल होता है, सरकार का प्रमुख मुख्यमंत्री होता है, ठीक है। सरकार का प्रमुख मुख्यमंत्री होता है राज्यों में, और राज्य का प्रमुख राज्यपाल होता है, ठीक है। राष्ट्र प्रमुख हमारे राष्ट्रपति है, सरकार का प्रमुख हमारे प्रधानमंत्री है, उसी तरह राज्यों में भी होता है, जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और राष्ट्रपति जो होता है केंद्र का एजेंट के रूप में काम करता है, ठीक है। राष्ट्रपति के लिए एजेंट जैसे शब्द का, राज्यपाल के लिए एजेंट जैसे शब्द का प्रयोग किया गया है। राज्यपाल के माध्यम से केंद्र राज्य के ऊपर नियंत्रण बना के रखता है।
अभी हाल फिलहाल में बहुत सारा विवाद निकल कर भी आ गया। पूछा जाता है केंद्र एवं राज्य के बीच में संघीय प्रणाली में सबसे बड़ा विवाद क्या था? सबसे बड़ा विवाद राज्यपाल है। समझ रहे हैं ना? इसके विपरीत अमेरिका में राज्य का प्रमुख निर्वाचित होते हैं। इस संदर्भ में भारत ने कनाडाई प्रणाली को अपनाया। इसके विपरीत अमेरिका में राज्य प्रमुख क्या होता है? निर्वाचित होते हैं। ऐसा नहीं से वहां का राष्ट्रपति किसी को भी चाहेगा तो नियुक्त कर देगा। अब बताइए सब इसको एक चेन को समझिए, ठीक है? चेन को समझिए। राज्यपाल को किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा। और राष्ट्रपति किसी को भी राज्यपाल नहीं नियुक्त करेंगे, इसके लिए मंत्री परिषद एक तरह से देखेंगे तो अनुशंसा करती है। तो केंद्र में बैठा, ठीक है, कोई व्यक्ति जैसे मोदी जी ही, अगर राज्यों में अगर राज्यपाल की नियुक्ति करना होगा तो राष्ट्रपति को क्या कहेंगे? तो नीतीश कुमार के समर्थक के लोगों को बना दो कि अपने ही लोगों को वहां पे रखेंगे जो कि केंद्र के अंदर का होगा। हालांकि ये ऐसा तो होता नहीं कि राज्यपाल बहुत, जहां तक न्यूट्रल आदमी को ही बनाया जाता है, लेकिन हमेशा आरोप लगता रहा, हमेशा देखिए संघर्ष की स्थिति बनी रहती है। अभी आपने आरिफ मोहम्मद खान के बारे में पढ़ा से केरल की बहुत सारा मतलब विधायक वगैरह उनके पास गया तो रोक के बैठे हुए थे, कुछ जवाब ही नहीं दे रहे थे। तो इस तरह के आरोप बार बार केंद्र पे लगते रहे से राज्यपाल के द्वारा केंद्र जो है से राज्य के ऊपर एक अपना वर्चस्व स्थापित करने का प्रयत्न करती है, ठीक है? इस संदर्भ में भारत ने राज्यपाल की जो नियुक्ति जो है इसमें कनाडाई प्रणाली को अपनाया गया है। एकीकृत निर्वाचन मशीनरी, ये भी इंपॉर्टेंट है। भारत में चुनाव करवाने का संपन्न जो चुनाव आयोग करता है, हालांकि राज्य के पास भी चुनाव है, राज्य के पास भी और राज्य का चुनाव आयोग तो है, लेकिन राज्य चुनाव आयोग केवल 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 पंचायती राज या फिर नगर निगम वगैरह का चुनाव करवाती है। बाकी जो भी चुनाव जो होता है उसके लिए हमारा निर्वाचन आयोग है जो कि केंद्रीय चुनाव आयोग संपन्न करवाता है। राज्य के पास अपना चुनाव आयोग होने के बावजूद भी उसका चुनाव आयोग किसी काम का नहीं है, क्योंकि न तो अपने राज्य का चुनाव करवा सकती है, कुछ नहीं करवा सकती। केवल कौन सा चुनाव करवाएगी? तो नगर पालिका या फिर ध्यान रखें या फिर कौन सा करवाएंगे? तो ध्यान में नगर पालिका के अलावा तो आपको ध्यान में रखना है पंचायत, क्या बोलते हैं, पंचायत का चुनाव। चुनाव आयोग ने न केवल केंद्रीय चुनाव संपन्न करवाया बल्कि राज्य के विधानमंडलों के भी चुनाव भी करवाता है, लेकिन इस इकाई की स्थापना राष्ट्रपति के द्वारा होती है और इस मामले में वो कुछ नहीं कर सकते। इसके सदस्यों को भी इसी प्रकार हटाया जा सकता है। इसके विपरीत अमेरिका में संघ एवं राज्य दोनों के निर्वाचन के लिए अलग मशीनरी होती है। अगर राज्य में चुनाव करवाना है अमेरिका में तो उसके लिए राज्य चुनाव आयोग है, अपना है उसका, हर स्टेट का अलग अलग। सोच रहे हैं ना? मतलब पेंसिल्वेनिया में कोई और होगा, न्यू जर्सी में कोई और होगा, न्यूयॉर्क में कोई और होगा, वाशिंगटन में कोई और होगा, कोई चुनाव आयोग। और केंद्र का अपना है एक, क्योंकि भारत में ऐसा नहीं है। भारत में केंद्र में राज्य का एक ही चुनाव आयोग है जो कि विधानसभा का चुनाव के साथ लोकसभा का भी चुनाव करवाएगा। और बाकी राज्य का चुनाव आयोग केवल किस काम में आएगा? तो लोकल, ठीक है, लोकल निकाय का चुनाव जो होता है उसमें राज्य की चुनाव आयोग की भूमिका होगी। अब देखिए राज्य के विधायकों पे वीटो, अब देखेंगे राज्यपाल को राज्य विधानमंडल द्वारा पारित के कुछ विधेयकों का राष्ट्रपति की संतुष्टि के लिए सुरक्षित करने का अधिकार है, 200 में कहा गया है ये। अब यहाँ पे देखेंगे राज्य संशोधन करने के लिए राज्य संविधान का कोई भी कुछ भी भेजा, मतलब विधेयक वगैरह संशोधन वगैरह, फाइनली दोनों सदन से या फिर एक ही सदन से पास होकर राष्ट्रपति के पास गया। अब राष्ट्रपति इस पर संतुष्टि दे भी सकती है, नहीं भी दे सकती है, और इसको राष्ट्रपति के लिए रोक भी सकती है। तो राज्यपाल को राज्य विधानमंडल द्वारा पारित कुछ विधेयकों को राष्ट्रपति की संतुष्टि की सुरक्षित रखने का अधिकार है। राष्ट्रपति अपनी संतुष्टि के लिए इसे न केवल पहली बार बल्कि दूसरी बार भी रोक सकता है। इस तरह राष्ट्रपति के पास राज्य विधेयकों का वीटो पे अधिकार है, लेकिन अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में राज्य स्वतंत्र इकाई है, वहां इस तरह का कोई व्यवस्था नहीं है। और पहले के संविधान में तो ये भी नहीं कहता राष्ट्रपति कितने साल तक वीटो को रोक सकते हैं। एक केरल का कोई शिक्षा का विधायक कोई था, राष्ट्रपति 10 साल तक उसको रोक के रह गए, ठीक है, मतलब पास ही नहीं हुआ। लेकिन अभी हाल फिलहाल में सरकरिया आयोग बनी थी, उसने बोला से राष्ट्रपति को 4 महीने के अंदर में जवाब देना पड़ेगा, सो क्या करना है नहीं करना है, ठीक है। इसके संदर्भ में आगे चल के कुछ कुछ सुधार आपको देखने को मिलती है, वो हम लोग आगे पढ़ेंगे, विभिन्न प्रकार का आयोग पढ़ेंगे तो उसमें चीजें हमारी क्लियर हो जाएगी, ठीक है, समझ रहे हैं ना। जबकि अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में ऐसा किसी प्रकार का संविधान नहीं है। आप देखिए संघीय व्यवस्था का आलोचनात्मक मूल्यांकन करेंगे जो कि लास्ट होगा, इसी के बाद समाप्त हो जाएगा। आलोचनात्मक, देखिए हर कुछ का आलोचना है, हर कुछ का अच्छी बातें हैं, ठीक है। हम लोग अपना मत को न देखते हुए संविधान हमारा क्या कहता है उस अनुसार से उसके फीचर्स को लिखेंगे और उसके
आलोचनात्मक को लिखते हुए कंक्लूजन को भी लिखेंगे। उपरोक्त व्यवस्था स्पष्ट है कि भारत का संविधान अमेरिका, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया की तरह परंपरागत संघीय नहीं है। ठीक है, मतलब व्यवस्था से भिन्न संविधान है। और ऑस्ट्रेलिया में है, अमेरिका में है, स्विट्जरलैंड में संघीय, वहां भी हमारे यहाँ भी संघीय, लेकिन हम अलग है। ठीक है, वी आर डिफरेंट, हम अलग है उनसे। ठीक है, और इसमें कई एकात्मक या फिर गैर संघीय विशेषता भी है। बहुत सारे व्यवस्था एकात्मक है। केंद्र के पक्ष में शक्ति का संतुलन है। यह संविधान के विश्व द्वारा भारतीय संविधान के संघीय चरित्र को चुनौती देने के लिए पर्याप्त है। आपको बोलेंगे भारतीय संविधान का संघीय व्यवस्था को चुनौती देने के संदर्भ में आलोचनात्मक परीक्षण करे, तो ऊपर में जितना चीजें आपने देखा सबको लिख दिए, वही आलोचना होगा। अब इतना ऊपर में जितनी चीजें बताई, क्या है, संघीय व्यवस्था को आलोचना ही तो दे रहा है ना। मैंने बोला था अमेरिका की संविधान की बात करें तो वहां पे संघीय व्यवस्था को बहुत बेहतर ढंग से मतलब लागू किया गया, जबकि भारत के संविधान में ऐसा संदर्भ आपको नहीं देखने को मिलता है। संघीय स्वरूप होने के बाद भी बहुत सारे हमारे संविधान के लक्षण जो है गैर संघीय है, साथ में एकात्मक भी है। इसलिए केसीबीए ने भारतीय संविधान को अल्पसंघीय करार दिया है। भारतीय संविधान कैसा, संघीय है लेकिन पूरा संघीय नहीं है, अल्पसंघीय है। और ऐसा किसने कहा, केसीबीआर ने कहा, जो आई थिंक ब्रिटिश था। ठीक है, ब्रिटिश पत्रकार था केसीबीआर, उसने ऐसा कहा। के संथानम वित्त आयोग के रह चुके, वित्त आयोग के अध्यक्ष रह चुके हैं। ठीक है, तो के संथानम के अनुसार भारतीय संविधान के एकात्मक होने के उत्तरदायी कारण क्या है, तो देखें कई कारण है। जैसे वित्तीय मामलों के लिए, अब देखो वित्तीय मामलों के लिए केंद्र का प्रभुत्व एवं राज्यों का केंद्रीय अनुदान पर निर्भरता। आप देखेंगे यहाँ पे, आप देखेंगे टैक्स वसूलने का अधिकार राज्यों को नहीं दिया गया है। ठीक है, मतलब कुछ कुछ मामलों में है लेकिन पूरे मामलों में नहीं है। इनकम टैक्स जो प्रमुख टैक्स जो होता है, जीएसटी क्या है, सबसे प्रमुख टैक्स है। तो ऐसे मामलों में राज्यों का किसी प्रकार का एकाधिकार नहीं है। अभी देखिएगा विवाद निकल कर आ रहा है, कर्नाटक वाला न्यूज वगैरह अगर आप लोग देखते हैं तो कर्नाटक की सरकार कह रही कर्नाटक से जितना पैसा केंद्र के पास जाता है कर्नाटक को उतना पैसा मिलता नहीं है, केंद्र बहुत कम पैसा दे रही है। तो ऐसे संदर्भ में वित्तीय मामलों में केंद्र का प्रभुत्व है एवं राज्यों की केंद्रीय अनुदान पर निर्भरता, इसलिए वित्त आयोग भी तो बना था। वित्त आयोग का मुख्य काम क्या होता है, राज्य और केंद्र के बीच में धन का बंटवारा करना, कितना पैसा मिलेगा। तत्कालीन शक्तिशाली योजना आयोग द्वारा राज्य की प्रक्रिया को नियंत्रित करने की व्यवस्था है। उसने महसूस किया कि भारत एक तरफ तो एकल व्यवस्थागत वाला देश है, फिर भी केंद्र एवं राज्य अपनी कार्य विधि का औपचारिक रूप से संघीय रूप में करते हैं। इतना होने के बाद भी, ठीक है, एक तरफ आप देखोगे एकल व्यवस्थागत वाला देश है, फिर भी केंद्र और राज्य अपना कार्य विधि का औपचारिक रूप से संघीय रूप में करते हैं। संविधान में बहुत कुछ ऐसा प्रावधान दिया गया, एकल स्वरूप होने के बावजूद भी राज्य और केंद्र के बीच में बहुत ही बढ़िया, मतलब क्या बोलते हैं उसको, तालमेल स्थापित करता है। ठीक है, तो ये मतलब एकात्मक स्वरूप होने के बाद भी हमारे संविधान लिखने वालों जो कि प्रबुद्ध वर्ग के लोग थे, उन्होंने बहुत ही बेहतर ढंग से दोनों के बीच सामंजस्य को स्थापित किया है। हालांकि अन्य राजनीतिक शास्त्री उन मतों से सहमत नहीं है। पॉल एपलबी कहते हैं कि यह पूरी तरह संघीय है। मॉरिस जोन्स इसे, ठीक है, सहमति वाला संघ कहते हैं। सहमति वाला संघ मतलब जब संविधान बना तो इसमें राज्यों की भी सहमति है। आइवर जेनिंग्स कहते हैं कि यह मजबूत केंद्र वाला संघ है, मतलब केंद्र, हम ये बिल्कुल सही है, हमारा संघीय व्यवस्था है लेकिन हमारा केंद्र क्या है, मजबूत है। उन्होंने महसूस किया कि भारत संविधान मुख्यतः संघीय है, भारत का संविधान मुख्यतः संघीय है और राष्ट्रीय एकता में तरक्की के लिए अनोखे कवच के साथ है। अब हम ऑस्ट्रेलिया से कैसे तुलना करें, ऑस्ट्रेलिया का भाई जनसंख्या तुम्हारा 2 करोड़ है, हम उतना जनसंख्या हर साल हम लोग हमारे यहाँ जन्म, प्रति वर्ष हम लोग नया ऑस्ट्रेलिया पैदा कर देते हैं। ऑस्ट्रेलिया की जितनी जनसंख्या है उतनी जनसंख्या हमारे 1 साल में जन्म लेता है। हमारा जनसंख्या 140 करोड़ है, इसमें हम लोग एक तरफा राज करते, एक राट राज्य है हमारा। तो ऑस्ट्रेलिया के शासन व्यवस्था से हमारा शासन व्यवस्था तो नहीं कंपेरिजन किया जा सकता है ना, मतलब उसके लिए विविधता भी देखनी पड़ेगी। ऑस्ट्रेलिया में पूरे ऑस्ट्रेलिया में इंग्लिश बोला जाता है, अमेरिका में पूरे अमेरिका में इंग्लिश बोला जाता है। हमारे यहाँ 500 से ज्यादा भाषाएं बोली जाती है। हमारे यहाँ विविधता देखोगे तो देखते बनती है। तो ऐसे कंडीशन में अगर राज्यों को बहुत ज्यादा अगर अधिकार अगर दे दिया जाए तो ऐसे कंडीशन में क्या हो सकता है, राज्य विद्रोही भी हो सकते हैं। नॉर्थ ईस्ट की बात करें, नॉर्थ ईस्ट में पहले एक स्टेट हुआ करता था, असम से कट करके 6-7 बन गए। अगर नॉर्थ ईस्ट में ऐसी स्थिति रहे तो नॉर्थ ईस्ट में एक एक राज्य का टुकड़ा, ठीक है, एक एक राज्य से 5-5 7-7 राज्य बन जाए। ऐसे करने में केंद्र को सशक्त करना हमारे संविधान प्रबुद्ध वर्गों के लिए एक मजबूरी थी। इसीलिए हम लोगों ने संघीय स्वरूप को पालन करने के साथ केंद्र को सशक्त किया। घर में अगर 10 लोगों के गार्जियन बना देंगे तो परिवार टूटने का बहुत ज्यादा डर होता है, इसलिए घर में देखिएगा एक आदमी का चलता है, वो डिसीजन लेता है। लेकिन ऐसा नहीं कि बाकी लोगों को दबा दिया जाता है।
उनसे भी राय मांगी जाती है कि तुम्हारा राय क्या है, तुम्हारा राय क्या है। लेकिन घर का एक बुजुर्ग व्यक्ति होता है, वो अपना राय देता है, सभी लोग उस राय को स्वीकार कर लेते हैं। ऐसा नहीं कि उनका विद्रोह ही कर लेते हैं। परंपरा भी तो हमारे यहाँ से पिताजी कुछ कह देते हैं, लोग उनका विद्रोह नहीं करते, उनसे मारपीट नहीं करते, हाथ नहीं चलाते। परंपरा रही है कि नहीं? तो हमारे यहाँ राज्य और संघ के बीच का रिलेशन एक परंपरा के ऊपर आधारित है। अगर केंद्र अगर कह दे तो राज्य उन बातों को मान लेता है। ऐसा नहीं कि राज्य बोलेगा ऐसा नहीं, हम विद्रोह करेंगे। ठीक है, तो एक परंपरा के ऊपर भी रहता है। हमारे यहाँ ऐसा था, हमारा ऐसे मजबूरी थी, इससे हमको इस तरह की व्यवस्था को, ठीक है, बचाना पड़े। जब भी हम आलोचना लिखेंगे तो फिर उसके नीचे बचाव भी करेंगे। ठीक है, अब ऐसा चीज नहीं, अब मान लीजिए कि सिर्फ जनसंख्या वृद्धि को हम बचाव कर रहे हैं, वैसा नहीं कर सकते हैं। महिलाओं के संदर्भ के बारे में लिखा गया है, पर्दा प्रथा के विरोध में लिख रहा है, फिर उसको बचाव करें। लेकिन जब भी शासन व्यवस्था के संदर्भ में लिखेंगे, जैसे हम संघीय शासन व्यवस्था का आलोचना अगर करें, तो उसके बचाव के फैक्ट भी हमारे पास बहुत सारा होना चाहिए। तो हम क्यों नहीं ऑस्ट्रेलिया जैसी शासन को अपना सकते हैं, अमेरिका जैसी शासन व्यवस्था क्यों नहीं अपना सकते हैं? हमारे यहाँ क्या समस्याएं है उसको देखते हुए उन्होंने महसूस किया कि भारतीय संविधान मुख्यतः संघीय राष्ट्रीय एकता में तरक्की के लिए अनोखे कवच के साथ है। राष्ट्रीय एकता और तरक्की के लिए बिल्कुल जरूरी है। ग्रेनविल ऑस्टिन कहते हैं कि सहकारी संघ व्यवस्था है। भारतीय यद्यपि भारत के संविधान में मजबूत केंद्र का निर्माण किया है, इसके राज्यों को भी कमजोर नहीं किया गया। ऐसा नहीं कि राज्यों को बहुत सारे कमजोर कर दिए गए हैं। यह एक नए प्रकार का संघ है जो इसकी खास विशेषताओं का पूरा करता है। हमने कंपेरिजन, हमने कहीं से अपनाया नहीं, हमने कॉपी किया ही नहीं। हमने बहुत जगहों को देखा से कहा कहां पे संघीय व्यवस्था है, और अपने अनुसार हमने मतलब क्या किया, उसको अपनाया। ठीक है, जैसे हम भोजन बनाते थे, चलो ठीक है, चावल आज इसका प्रयोग कर ले, दाल उसका प्रयोग कर ले, सब्जी में ये मिला देते, वो मिला देते हैं, मतलब उसके बाद अच्छा भोजन तैयार करते हैं। ठीक है, हम जैसे सब नोट्स बनाते थे, 10 किताब में देखते जो अच्छी चीजें रहते उसको मिला के बहुत सुंदर नोट्स बना देता है। ऐसा नहीं कि एक ही जगह से छाप देते हैं, तो फिर अलग ही क्या रह जाता। हमारा संविधान भी क्या है, तो बहुत सारे देशों को संघीय व्यवस्था को देखा और उसको अपने अनुरूप हमने ढालने का मतलब प्रतिरूप के रूप में काम किया, फिर हमारा संविधान बनकर मतलब क्या हुआ, तैयार हुआ है। तो इस तरह से भारतीय संविधान की प्रकृति पर संविधान सभा में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर महसूस करते हैं कि संविधान उतना ही संघीय संविधान है जितनी दोहरी राजपद्धति। केंद्र राज्यों का संघ नहीं है जो कमजोर संबंधों में एकीकृत हो, नहीं, न कि राज्य संघ की एजेंसियां है। अंबेडकर जी कहते हैं जो संविधान उतना ही संघीय संविधान है जितनी दोहरी राजपद्धति है। केंद्र जो है राज्यों का संघ नहीं है जो कमजोर संबंधों में एकीकृत हो। दो तरह का रिलेशन हो सकता है। ठीक है, एक तो हो सकता है जैसे बोल सकते हैं राज्यों को बहुत ज्यादा कमजोर कर दिया जाए, अब फिर रिलेशन को चला रहे। एक होता है ऐसा, मतलब क्या होता है, राज्य के साथ हमारा रिलेशन तो है लेकिन राज्यों को हमने कमजोर भी नहीं किया। तो भारत के संविधानविद जो थे उन्होंने बोला से देखो हमारा जो संविधान जो बना है उसमें राज्य जो है संघ की एजेंसियां नहीं है। ठीक है, मतलब संघ एवं राज्य दोनों को संविधान द्वारा बनाया गया, दोनों की शक्तियां संविधान में निहित है, राज्यों को बहुत ज्यादा कमजोर नहीं किया गया है। यद्यपि संविधान ने कड़ा संघीय स्वरूप नहीं दिया, तथापि यह समय और परिस्थिति के अनुसार एकात्मक और संघीय हो सकता है। यहाँ पे समय और परिस्थिति के हिसाब से एकात्मक और संघीय होने का संदर्भ यह है, जब देश में इमरजेंसी लग जाए तो उसका स्वरूप क्या हो जाएगा, संघीय हो जाएगा। केंद्रीयकरण की आलोचना का जवाब देते हुए उन्होंने कहा गंभीर शिकायत यह आई कि बहुत ज्यादा केंद्रीयकरण किया गया, मतलब राज्यों को बहुत मतलब केंद्रीयकरण किया गया, केंद्र को सशक्त बना दिया गया। तो यह स्पष्ट करना जरूरी है कि इनको गलत समझा गया है। केंद्र में राज्यों के संबंध के बारे में संबंधों के समय निर्देशित सिद्धांतों का ध्यान में रखा जाना चाहिए। संघीयता का मूल सिद्धांत है कि केंद्र एवं राज्यों के बीच विभेद वाला कोई कानून बनाना ही नहीं जा सकता है। ठीक है, मतलब इन्होंने बोला से देखो हमारे यहाँ जो संघीयता व्यवस्था है इसमें मूल सिद्धांत यह है कि केंद्र एवं राज्यों के बीच विभेद वाला कोई कानून नहीं बनाया जा सकता जिसमें केंद्र राज्यों के बीच मतभेद हो। विधायी एवं कार्यपालिका के मामलों में केंद्र एवं राज्य समान है। राज्य के पास भी विधायी पावर है, केंद्र के पास भी मतलब विधायी पावर है। अरे कानून देखेंगे, कुछ मतलब कुछ नियम कानून बनाना पड़ेगा तो केंद्र की विधानसभा के साथ राज्य की विधानसभा तो बना सकती है ना। ठीक है, लेकिन हाँ संविधान संशोधन करने का अधिकार नहीं है। कार्यपालिका के मामले में भी देखो केंद्र में राज्य एक तरह से देखेंगे समान ही है। कार्यपालिका वहां पर भी काम करती है, वहां पर भारत का भी अपना कार्यपालिका है, राज्यों का भी है। राज्य के कार्यपालिका में राज्यपाल आ जाएंगे, इधर राष्ट्रपति आ जाएंगे, मुख्यमंत्री आएंगे, इधर भी मुख्य प्रधानमंत्री है, उधर भी मंत्री है, उधर भी मंत्री है। वहां पर भी अस्थायी कार्यपालिका है जिसमें देखेंगे अधिकारी वगैरह होंगे, इधर भी अस्थायी कार्यपालिका है। ये देखना मुश्किल है कि संविधान बस ध्यान में रखना उनका कार्यकाल अपने राज्यों भर का होगा, यहाँ का जो कार्यपालिका होगा देश के अन्य राज्य के लिए भी कार्य करेंगे।
ये देखना मुश्किल है कि संविधान कितना केंद्रोमुखी है, इसीलिए यह कहना अनुचित है कि राज्यों के अधीन कार्य करते हैं। केंद्र अपनी इच्छा से, ठीक है, इनकी सीमाएं बदल नहीं सकता, न ही न्यायिक क्षेत्र को। केंद्र अपनी इच्छा से इनकी सीमाओं को भी नहीं बदल सकता, न ही मतलब न्यायिक क्षेत्र को अपनी इच्छा से नहीं। अब ऐसा तो मोदी जी कहेंगे साहब चलो चलो ठीक है आज इसका ये कर देते हैं। एक संवैधानिक परंपरा तो है, उसको तो अपनाना पड़ेगा ना कहीं ना कहीं से। दूसरा जो सदन जो है, दूसरा सर राज्यसभा, राज्यों को ही तो प्रतिनिधित्व करता है। राज्यसभा के लिए चुनाव तो नहीं होता है, विधानसभा के सदस्य से ही तो मतलब राज्यसभा का एक तरह से निर्माण होता है। तो दूसरा सदन तो राज्यों का कहीं ना कहीं से सुरक्षा भी तो प्रदान करती है। बोमई मामले, ठीक है, RS बोमई, ठीक है, बीजेपी के बड़े नेता थे, तमिलनाडु यहाँ से आंध्र प्रदेश से आई थिंक आते हैं, ठीक है, नहीं कर्नाटक होंगे, कर्नाटक से आते थे, ठीक है, RS बोमई। 1994 में उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी कि संविधान संघीय है, और संघीय इनकी मूल विशेषता है। यह महसूस किया कि संविधान की व्यवस्था के तहत राज्य की राज्य तुलना में केंद्र में बड़ी शक्तियां निहित है। इसका मतलब यह नहीं कि राज्य केंद्र पर निर्भर है, राज्यों का अपना संवैधानिक अस्तित्व है, यह केंद्र के उपग्रह एजेंट नहीं है, ठीक है। RS बोमई मामला 1994 में कहा केंद्र के पास राज्य की तुलना में बड़ी शक्तियां तो है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं से राज्य जैसे केंद्र पे पूरी तरह से निर्भर है। राज्यों का अपना संवैधानिक अस्तित्व है, ये केंद्र के उपग्रह या फिर एजेंट के तौर पे नहीं है। सैटेलाइट कहते हैं, ठीक है, नहीं होता सैटेलाइट स्टेट, उसी तरह से वो राज्य नहीं है, अपने क्षेत्र में राज्य सर्वोत्तम है। ये तथ्य कि आपातकाल के दौरान राज्य पर केंद्र अभिभावी होगा, लेकिन यह भी तथ्य है कि आपातकाल जब लगेगा राज्य पर केंद्र का अभिभावक की तरह काम करेगा। संविधान के आवश्यक संघीय रूप को प्रभावित नहीं करता है, ठीक है। ये अपवाद है कि ये अपवाद है और अपवाद का नियम नहीं है, ध्यान में रखेंगे। मतलब 352 लग रहा अपवाद है, हमेशा तो नहीं लगता है ना, यह अपवाद का नियम नहीं है। यह कहना उचित होगा कि भारतीय संविधान में संघीय स्वरूप केवल एक प्रशासनिक सुविधा मात्र नहीं है, बल्कि एक नियम है, हमारी वास्तविकताओं का, अपनी प्रतिक्रिया और मान्यताओं का परिणाम है। अब देखेंगे भारत में वास्तव संघीय व्यवस्था अग्रलिखित दो संघर्षों के बीच सहमति का प्रतिनिधित्व करती है। कैसे? तो सबसे पहले शक्तियों का विभाजन, जिसके अंतर्गत राज्य स्वतंत्र होते हुए अपना कार्य करते हैं। शक्तियों का विभाजन है, इसके अंतर्गत राज्य स्वायत्त होते हुए अपना कार्य करते हैं। राज्यों को स्वतंत्रता है ना भाई बहुत सारे मामलों में। राष्ट्रीय एकता की आवश्यकता में विशेष परिस्थितियों के तहत मजबूत संघीय सरकार है। अब यहाँ पे राष्ट्रीय एकता की आवश्यकता तो पड़ेगी ना, राज्य के ऊपर हमला हो जाए तो राज्य क्या करेगा, खुद सुरक्षा नहीं कर सकता। तो बहुत सारे मामलों में राष्ट्रीय एकता को देखते हुए केंद्र के पास थोड़ा विशेष शक्ति भी दिया गया है, ताकि राज्य क्या है एक सूत्र में बनकर रहे, ठीक है। नहीं तो राज्य बोल सकता है भाई साहब मेरा संविधान अलग है, मेरा झंडा अलग है, मेरा सब कुछ अलग रहेगा। तो ऐसे कंडीशन असम अलग बोल सकता है, झारखंड अलग बोल सकता है, बिहार अलग बोल सकता है, सब अपना अपना कर लेगा। तो राष्ट्रीय एकता में तो एक साथ नहीं आएगा ना। तो भारत में बहुत ज्यादा बायोडाइवर्सिटी है, बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है, सब कुछ अलग अलग है। तो ऐसे कंडीशन में केंद्र को एक साथ सशक्त बनाया गया, और सभी चीजों का मतलब रोला कैसे नहीं, इम्यूनिटी जो होगी केंद्र की तरफ से आएगी, जिसको मानने के लिए राज्यों को बात किया गया बहुत सारे मामलों में। इसीलिए एक मजबूत संघीय सरकार हमारे यहाँ बनाने की आवश्यकता थी। और क्या है, भारतीय राजपत्ति में निम्नलिखित कार्य संघीय व्यवस्था के द्योतक है। देखिए राज्यों के बीच क्षेत्रीय विवाद, अब राज्यों के बीच में क्षेत्रीय विवाद हो जाए, राज्यों के इस मामले में स्वतंत्र करेंगे तो आपस में लड़ कट जाएगा। ऐसे कंडीशन में केंद्र को उसके ऊपर रखा जाता है। गृह मामले जो गृह मंत्रालय के अधीन आते हैं, राज्यों के जो विवाद जो आते हैं गृह मंत्रालय उसको सुधार देती है। अभी हाल फिलहाल असम का किसके साथ विवाद था, असम का किसके साथ था, मणिपुर के साथ साथ, ठीक है। अभी हाल फिलहाल में सीमा विवाद, उदाहरण के लिए महाराष्ट्र एवं कर्नाटक के बीच में बेलगांव मसले पे, नदी जल बंटवारे को लेकर राज्यों के बीच में विवाद, उदाहरण के लिए कर्नाटक तमिलनाडु के मध्य कावेरी जल विवाद है, केरला पुडुचेरी बीच में शामिल है। क्षेत्रीय दलों का उद्भव उनका सत्ता में आना, जैसे आंध्र प्रदेश तमिलनाडु आदि। क्षेत्रीय अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए नए राज्यों का गठन, जैसे मिजोरम और झारखंड। अपने विकास के लिए राज्यों द्वारा केंद्र से अधिक अनुदान की मांग करना। अनुसूची बनाया गया ना, 5वीं अनुसूची 6ठी अनुसूची है, उसमें कोई राज्य पिछड़ा हो तो उसमें डालते उनको विशेष देते हैं, विशेष राज्य की दर्जा की मांग की जाती है। राज्यों द्वारा अपनी स्वतंत्रता को बरकरार रखते हुए केंद्र के हस्तक्षेप की प्रतिक्रिया। उच्चतम न्यायालय द्वारा कुछ व्यवस्थाओं का सीमांकन लागू करना, जैसे केंद्र द्वारा 356, ठीक है। उच्चतम न्यायालय के द्वारा कुछ व्यवस्थाओं का सीमांकन लागू करना, जैसे केंद्र के द्वारा 356। अब ऐसा नहीं से केंद्र मतलब 356 का बहुत ही उल्टा सीधा प्रयोग कर रही है। अगर उल्टा सीधा प्रयोग करने के लिए राज्य के पास अधिकार है, तो मतलब कोर्ट जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट
केंद्र सरकार को फटकार लगा सकती है कुछ मामलों में कि नहीं आप गलत कर रहे हो। तो इस कंडीशन में राज्यों को बहुत मामलों में सुरक्षा प्रदान की गई है। ठीक है, कुछ मामलों में केंद्र को सशक्त बनाया गया है और ये करना जरूरी था। अगर नहीं करते तो हमारे जैसा देश में विफलताएं है, यहाँ पे शासन प्रणाली ठीक से नहीं चल पाता, इसलिए मजबूरन कुछ चीजें की गई है। इसीलिए अमेरिका और मतलब ऑस्ट्रेलिया से थोड़ा डिफरेंट बनाता है। ठीक है, जनसंख्या एग्जाम्पल हो गया, सीमा एग्जाम्पल हो गया, विविधता एग्जाम्पल हो गया, बहुत सारी चीजें हैं। इस वजह से हमारा संघीय स्वरूप जो है और देशों की तुलना में क्या है, डिफरेंट है। कोई डाउट? अगला चैप्टर केंद्र राज्य। ठीक है, सेंटर स्टेट रिलेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में बताइए, कोई डाउट है तो बोलिए।